कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है क्वालिटी टेस्टिंग इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बीज परीक्षण या सीड टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बीज परीक्षण क्यों किया जाता है? यह एक बीज ढेर यानी कि जो सीड लॉट होता है उसके मानकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस है, ताकि किसानों को गुणवत्ता संपन्न बीज उपलब्ध हो सके। तो फार्मर्स तक गुणवत्ता वाला बीज जो है, उच्च गुणवत्ता वाला जो बीज है, हाई क्वालिटी सीड, उन तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग बीज परीक्षण जो है वो करते हैं। अब कौन कौन से उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होते हैं बीज परीक्षण के? तो सीड टेस्टिंग या बीज परीक्षण जो है वो अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहला है गुणवत्ता समस्याओं व उनके कारणों को पहचानना। अब जो बीज है उसकी गुणवत्ता के कौन कौन से कारक हैं, उनकी गुणवत्ता को कम करने वाले जो कारक हैं उनको पहचानना, और फिर ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके कारणों का पता लगाना, उनके कॉजेज़ को फाइंड आउट करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा है बीज सुखाई व संसाधन के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करना। अब सीड जो है उसके स्टोरेज के लिए, बीज के भंडारण के लिए उसको सुखाया जाता है या उसकी ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए या कौन कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए, इसको निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा बीज संसाधन या सीड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर बीज की सफाई की जाती है, उसका ट्रीटमेंट या उपचार किया जाता है। ठीक है, और भी कई सारे स्टेप्स या चरण होते हैं बीज संसाधन के अंदर। तो इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी डिसाइड करना या निर्धारित करना जो है, ये हमारा एक उद्देश्य रहता है बीज परीक्षण के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है यह निर्धारित करना कि बीज गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं अथवा नहीं। तो जो बीज ढेर है या सीड लॉट है, उसके जो सीड या बीज होते हैं वो गुणवत्ता मानक जो निर्धारित किए जाते हैं या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो डिसाइड किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं, उनको वो कंप्लीट करते हैं या फुलफिल करते हैं या नहीं। ठीक है, और फिर ही उसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण जो है वो किया जाता है बाद में। नेक्स्ट है कम गुणवत्ता के बीज रोपण से बचना। अब जो किसान है, अगर वो कम गुणवत्ता वाला या लो क्वालिटी वाला सीड अगर ग्रो करवाते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है प्रति हेक्टेयर, उत्पादकता है जो वो कम होती है। इसके अलावा जो गुणवत्ता है प्रोडक्ट की या उत्पाद की, वो भी कम रहती है। इससे उसको किसान को आर्थिक हानि होती है या इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग हाई क्वालिटी सीड या उच्च गुणवत्ता वाला बीज जो है वो उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। उसके बाद कंपलसरी या अनिवार्य है, जो बीज परीक्षण है वो अनिवार्य क्यों है? तो बीज प्रमाणीकरण यानी कि सीड का जो सर्टिफिकेशन है वह बीज संबंधी नियम, जो सीड रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं, उनको अप्लाई करने के पर्पज से या लागू करने के उद्देश्य से बीज नमूनों का या जो सीड सैंपल्स हैं जो कि सीड लॉट से या बीज ढेर से लिए जाते हैं, उनका परीक्षण जो है वो 1996 में यानी कि 1996 के अंदर बीज अधिनियम जो सीड एक्ट बना था उसके अंतर्गत या उसके अंडर ये कंपलसरी कर दिया गया या अनिवार्य कर दिया गया। इसका मतलब 1996 में बीज का परीक्षण अनिवार्य हो गया या कंपलसरी हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणवत्ता निर्धारण परीक्षण या क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट्स। तो बहुत सारे टेस्ट्स या परीक्षण बीज से संबंधित किए जाते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता जो है उसको निर्धारित किया जा सके। तो कौन कौन से परीक्षण हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बीज नमी परीक्षण, सीड मॉइस्चर टेस्ट। दूसरा है बीज अंकुरण परीक्षण, सीड जर्मिनेशन टेस्ट। नेक्स्ट है बीज जीवन क्षमता परीक्षण यानी सीड वाइबिलिटी टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक शुद्धता परीक्षण यानी फिजिकल प्योरिटी टेस्ट। नेक्स्ट है बीज ओज परीक्षण जिसको सीड विगर टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है बीज स्वास्थ्य परीक्षण जिसको सीड हेल्थ टेस्ट भी कहा जाता है। और लास्ट इसमें करेंगे ग्रो आउट टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बीज नमी परीक्षण या सीड मॉइस्चर टेस्ट। तो जो बीज नमी प्रतिशत होता है या सीड मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, जो किसको प्रभावित करता है सबसे ज्यादा? बीज गुणवत्ता व भंडारण क्षमता को, यानी कि सीड की जो क्वालिटी होती है और उसकी स्टोरेज एबिलिटी जो होती है, मतलब कितने लंबे टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक उस सीड को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, इसको ये प्रभावित करता है या अफेक्ट करता है।
ठीक है। तो बीज नमी प्रतिशत या सीड मॉइस्चर परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग दो मेथड्स या दो विधियों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहली विधि आती है एयर ओवन मेथड और दूसरी आती है मॉइस्चर मीटर मेथड। तो इन दोनों मेथड्स के उपयोग से हम लोग सीड मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बीज नमी प्रतिशत या सीड मॉइस्चर परसेंटेज जो है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेन बेसिस या दो मुख्य आधार हैं। सबसे पहला है नम भार आधार जिसको वेट वेट बेसिस बोलते हैं और दूसरा है शुष्क भार आधार जिसको ड्राई वेट बेसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वेट वेट बेसिस या नम भार आधार। तो नम भार आधार की बात करें अगर अपने वेट वेट बेसिस की, तो इसमें जो बेस है या आधार में जो भार लिया जाता है या वेट लिया जाता है वो मॉइस्ट सीड्स का होता है या नम बीजों का होता है। तो यदि नम बीजों का भार मान लीजिए W1 है, वह शुष्क बीजों का भार यानी मॉइस्ट सीड का जो वेट है वो W1 है और शुष्क बीजों का भार यानी ड्राई सीड्स का जो वेट है वो W2 है। तो बीज नमी प्रतिशत यानी कि सीड मॉइस्चर परसेंटेज जो है उसको हम लोग एक सूत्र के द्वारा या एक फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो m परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो W1 माइनस W2 भाग W1 से देना है और गुणा करना है इसको 100 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेस या आधार या हम कह सकते हैं भाग में हमने कौन सा रखा है W1 रखा है और W1 क्या है भाई, नम बीजों का भार है यानी कि वेट जो वेट सीड्स हैं या मॉइस्ट सीड्स हैं उनका वेट है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है मॉइस्चर परसेंटेज का, सीड मॉइस्चर परसेंटेज का, इसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, नम भार आधार यानी कि वेट वेट बेसिस के अकॉर्डिंग कहते हैं। दूसरा है शुष्क भार आधार यानी कि ड्राई वेट बेसिस। तो मान लीजिए यदि नम बीजों का जो भार है यानी कि मॉइस्ट सीड्स जो हैं उनका वेट जो है W1 है और जो ड्राई सीड्स हैं या शुष्क बीज हैं उनका भार जो है वो W2 है। तो बीज नमी प्रतिशत या सीड मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो हम लोग एक फॉर्मूला या सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो m परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W2 इंटू 100 यानी W1 माइनस W2 भाग W2 गुणा करना है 100 से। अब यहाँ पे देख सकते हो आप बेस के अंदर या आधार में या भाग जिसके से हमने दिया W2 से दिया और W2 क्या है, W2 है शुष्क बीजों का भार या ड्राई जो सीड्स हैं उनका वेट, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई वेट बेसिस या शुष्क भार आधार। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो है वो हम लोग करेंगे बीज अंकुरण परीक्षण या सीड जर्मिनेशन टेस्ट। इस परीक्षण से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो बीज ढेर है या सीड लॉट है उसके कितने प्रतिशत बीज या कितने परसेंटेज में जो सीड हैं वो अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर स्वस्थ प्ररोह तंत्र व मूल तंत्र उत्पन्न करेंगे, हेल्दी शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम प्रोड्यूस करेंगे, कितने परसेंट सीड जो हैं ये हमें सीड जर्मिनेशन टेस्ट या बीज अंकुरण परीक्षण से हमें पता चलता है। तो प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी के अंदर अधिकांश जातियों के लिए या मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के लिए जिनका हम लोग सीड जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे, इस परीक्षण में जो तापमान रखा जाता है वो 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। तो टेम्परेचर रेंज ज़्यादातर स्पीसीज के लिए ये रहती है। इस परीक्षण की जो अवधि है या जो पीरियड है इस टेस्ट का वो 7 से लेके 28 दिन तक 7 to 28 डेज तक हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, फसल जाति पर निर्भर करता है कि कितने दिन में परीक्षण पूरा होगा। तो क्रॉप स्पीसीज कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो जितने भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं या धान्य फसलें होती हैं जिसमें आपका गेहूं है, चावल है, ठीक है ना, मक्का है, इन फसलों में 7 दिन में या 7 डेज के अंदर ये जो परीक्षण है वो कंप्लीट हो जाता है। अंकुरण प्रतिशत या जर्मिनेशन परसेंटेज को हम लोग एक फॉर्मूला या सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो G परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीड्स प्लांटेड इनटू 100। तो G परसेंटेज मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज या अंकुरण प्रतिशत इज इक्वल टू या बराबर क्या हो जाएगा, कुल जो बीज अंकुरित हुए हैं उसके बाद हमें भाग देना है किसके साथ, जो कुल बीज हमने प्लांट किए थे या सोइंग के टाइम पर जितने सीड हमने उगाए थे और गुणा करना है 100 से। तो इस प्रकार से अंकुरण प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करेंगे बीज जीवन क्षमता परीक्षण जिसको सीड वायबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको TZ परीक्षण, TZ टेस्ट या टेट्राजोलियम परीक्षण या टेट्राजोलियम टेस्ट भी कहा जाता है।
इस परीक्षण से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो बीज ढेर है या सीड लॉट है उसके कितने परसेंटेज सीड या कितने प्रतिशत बीज जो हैं वो वायबल हैं या जीवनक्षम हैं, ठीक है, जिनका अंकुरित होना अपेक्षित किया जा सकता है, यानी कि जो जर्मिनेट हो सकते हैं, विच मे बी जर्मिनेट, ठीक है। तो इसको क्विक टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्विकली ये पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट जो सीड हैं एक सीड लॉट के वो जर्मिनेट होंगे। इस परीक्षण के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कलरलेस केमिकल यूज किया जाता है, एक रंगहीन रसायन उपयोग किया जाता है। उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस रसायन का नाम है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर TTC भी बोलते हैं या इसको TTB भी कहा जाता है, ठीक है। TTC है तो ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, और अगर TTB है तो ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड। तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है इस परीक्षण के अंदर। जब इस रसायन का जब हम इस रसायन को बीजों के साथ मिक्स करते हैं, तो ये रसायन बीजों की जो या सीड्स की जो लिविंग सेल्स हैं या जीवित कोशिकाएं हैं उनके संपर्क में आता है, और जीवित कोशिकाओं के द्वारा इस रसायन का क्या किया जाता है, अपचयन कर दिया जाता है या रिडक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो की जो सेल्स हैं या भ्रूण की जो कोशिकाएं हैं, अगर वो मृत होंगी या डेड होंगी तो इस रसायन का अपचयन नहीं होगा, और अगर भ्रूण या जो एम्ब्रियो है उसकी सेल्स या कोशिकाएं जीवित होंगी, लिविंग होंगी, तो वो इस रसायन का अपचयन या रिडक्शन कर देंगी। तो अपचयन होगा और ये जो रसायन है वो लाल रंग विकसित कर लेगा, या ये जो केमिकल है वो रेड कलर डेवलप कर लेता है। तो जिन सीड्स के अंदर लिविंग एम्ब्रियो होता है या हम कह सकते हैं कि जीवित भ्रूण होता है, वो बीज लाल रंग के हो जाएंगे, और जिन बीजों के अंदर जीवित भ्रूण नहीं होगा, डेड एम्ब्रियो होगा, मृत भ्रूण होगा, वो जो बीज हैं वो अपना कलर या रंग जो है वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत सीड जो है वो रेड कलर डेवलप करते हैं, और वही उसकी सीड वायबिलिटी या बीज जीवन क्षमता होती है। तो आप देख सकते हो TZ यानी कि टेट्राजोलियम जो है ये कलरलेस या रंगहीन रसायन है। बाय लिविंग सेल्स इसका रिडक्शन होता है जीवित कोशिकाओं के द्वारा, जो कि भ्रूण की जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इनका रिडक्शन या हम कह सकते हैं अपचयन होता है, जिससे ये रेड कलर या लाल रंग जो है वो विकसित कर लेता है। विधि या प्रोसीजर की बात करें तो हमें क्या करना है, एक पेट्री डिश के अंदर टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है वो लेना है, और उसके बाद हमें जो बीज हैं उनको बीज में से आधा काट लेना है। तो आधे कटे जो भ्रूण युक्त बीज होते हैं या हाफ कटड जो एम्ब्रियो कंटेनिंग सीड्स होते हैं, उनको हम लोग इस पेट्री डिश के अंदर डाल देते हैं, और फिर इसको 4 घंटे के लिए 4 आवर्स के लिए हमें डार्क में या अंधेरे के अंदर इसको रख देते हैं। तो होगा क्या, 4 घंटे के बाद बीजों को हम लोग नल के जल से या हम कह सकते हैं टैप वाटर से उसको वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं, और जो लाल रंग के बीज होते हैं या रेड कलर के जो सीड्स होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं या गिन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उनका प्रतिशत या परसेंटेज जो है वो निकाल दिया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये मान लीजिए एक पेट्री डिश है, और इस पेट्री डिश में हमने 1% या 1% जो टेट्राजोलियम विलयन है वो डाला हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग हाफ सीड्स या आधे कटे हुए जो बीज हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद क्या करना है, इसको लिड या इस ढक्कन से इस पेट्री डिश को कवर कर देते हैं, और 4 घंटे के लिए इसको डार्कनेस के अंदर या अंधेरे में रख देते हैं। तो उसके बाद 4 घंटे के बाद सीड्स को वॉश करते हैं या धो लेते हैं, किससे, टैप वाटर से, नल के पानी से, और फिर उसके बाद काउंट करते हैं हम लोग सीड्स को, विच गेट रेड स्टेन, जो कि लाल रंग के होते हैं, उनको गिन लेते हैं, और फिर उसकी सीड वाइबिलिटी या जो बीज जीवन क्षमता है वो निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला या जो एक सूत्र है वो उसका उपयोग करेंगे, और बीज जीवन क्षमता प्रतिशत या सीड वाइबिलिटी परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। V परसेंटेज, यहाँ पे V परसेंटेज का मतलब है वाइबिलिटी परसेंटेज या जीवन क्षमता प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ सीड्स स्टेन्ड रेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाफ सीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे हाफ सीड्स यानी कि आधे बीज जो लाल रंग विकसित कर चुके हैं उनकी संख्या, इसको भाग देंगे हम लोग कुल जो हमने हाफ सीड्स या आधे बीज जो हैं वो डाले थे पेट्री डिश के अंदर, उनकी संख्या आ जाएगी, और इसको गुणा करेंगे 100 से। तो ये हमारा जीवन क्षमता प्रतिशत या वाइबिलिटी परसेंटेज जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट या परीक्षण हम लोग करेंगे भौतिक शुद्धता परीक्षण या फिजिकल प्योरिटी टेस्ट।
तो ये जो परीक्षण या टेस्ट है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो बीज ढेर है या सीड लॉट है, उसमें वांछित किस्म के या डिजायर्ड जो वैरायटी है, यानी जिस वैरायटी के लिए सीड्स का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उस किस्म के कितने प्रतिशत या कितने परसेंटेज प्योर सीड्स प्रेजेंट हैं या शुद्ध बीज उपस्थित हैं। तो शुद्ध बीजों का प्रतिशत ही भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी कहलाता है। तो बीज ढेर या सीड लॉट जो है, उसके उसके अंदर 3 टाइप की इम्प्योरिटीज या 3 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। सबसे पहला, खरपतवार बीज या वीड सीड्स जो है वो उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं। दूसरा, अन्य फसल बीज, अदर क्रॉप सीड्स, या हम कह सकते हैं कि अन्य फसलों के जो बीज हैं वो मिक्सअप हो सकते हैं सीड लॉट या बीज ढेर के अंदर। जैसे गेहूं का बीज ढेर है तो उसके अंदर जैसे जौ के जो बीज हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा आता है अक्रिय पदार्थ या इनर्ट मैटर उसके अंदर हो सकता है, जैसे जो स्टेम है या तना है उसके डंठल वगैरह, इसके अलावा कंकड़ पत्थर वगैरह, ये सब इनर्ट मैटर या अक्रिय पदार्थ होते हैं बीज ढेर के अंदर। तो 3 प्रकार की अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला या सूत्र का उपयोग करेंगे और भौतिक शुद्धता प्रतिशत या फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? प्योरिटी परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सीड्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो भौतिक शुद्धता प्रतिशत अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सीड्स, यानी कि जो शुद्ध बीज हैं उनका भार। शुद्ध बीज का मतलब जो वांछित किस्म है या डिजायर्ड वैरायटी है उसके बीजों का जो भार है, इसको भाग देंगे हम लोग टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल, जो कार्यकारी नमूना है उस टोटल जो हमने लिया था, ठीक है, उसका भार आ जाएगा, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका भौतिक शुद्धता प्रतिशत निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षण हम लोग करेंगे बीज ओज परीक्षण, या इसको सीड विगर टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये जो परीक्षण है वो उसका सिद्धांत क्या है या उसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये इस सिद्धांत पर आधारित है या इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है कि अगर वातावरण अनुकूल हो या एनवायरनमेंट जो है वो अडेप्टेबल हो, तो उसमें जो कमजोर बीज होते हैं या वीक सीड्स होते हैं, उनकी तुलना में या उनके कंपैरिजन में जो ओजपूर्ण बीज हैं या विगरस जो सीड्स हैं वो अधिक तीव्र दर से वृद्धि करते हैं या मोर रैपिड रेट से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ओजपूर्ण बीज हैं या विगरस सीड्स हैं वो शीघ्रता से, या हम कह सकते हैं क्विकली, रैपिडली जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, वह उपापचित होकर या हम कह सकते हैं मेटाबोलाइज होकर खेत में स्थापित हो जाते हैं या फील्ड के अंदर एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टेस्ट का या इस परीक्षण का मेन प्रिंसिपल या सिद्धांत है। विधि या प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं या 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रतिदिन निकलने वाले अंकुर हैं या पर डे जो इमर्ज होने वाले सीडलिंग्स हैं, उनकी संख्या को या उनके नंबर को हम लोग काउंट कर लेते हैं या गिन लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, प्रत्येक जो सीड लॉट होता है उसका अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करते हैं, या जर्मिनेशन परसेंटेज जो है, हमने जर्मिनेशन टेस्ट किया था उससे हमें जर्मिनेशन परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, तो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, प्रत्येक बीज ढेर के लिए या प्रत्येक जो सीड लॉट होता है उसके लिए औसत अंकुर लंबाई, एवरेज जो सीडलिंग लेंथ है मिलीमीटर के अंदर, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत अंकुर लंबाई या एवरेज सीडलिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सीडलिंग्स हैं उनकी लेंथ को, जैसे मान लीजिए 10 सीडलिंग्स हैं तो 10 के 10 सीडलिंग्स की लेंथ को हम लोग मेज़र कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी लेंथ्स थी उनको टोटल कर लेंगे और 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से औसत जो अंकुर लंबाई है या एवरेज सीडलिंग लेंथ है वो निकल जाएगी मिलीमीटर के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग एक फॉर्मूला या सूत्र का यूज करेंगे और अंकुरण सूचकांक या जर्मिनेशन इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए जर्मिनेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, GI यानी जर्मिनेशन इंडेक्स या अंकुरण सूचकांक इज इक्वल टू समेशन n/d। समेशन का मतलब होता है n/d का हमें टोटल करना है। तो n का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ सीडलिंग्स इमर्जिंग ऑन डे d, मतलब d दिन पर जो निकलने वाले अंकुर हैं उनकी संख्या, और डी का मतलब डे आफ्टर प्लांटिंग, मतलब कितने दिन के बाद, डेज आफ्टर प्लांटिंग मतलब दिन बुआई के बाद कितने कितने दिन होंगे। ठीक है, अब बीज ढेरों की तुलना कर लेते हैं। अब जो सीड लॉट्स होते हैं उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए सीड लॉट A और B 2 हैं, इनके लिए जर्मिनेशन इंडेक्स दे रखा है
19 निकाला है एक हमने, और एक निकाला है 16 या 16। तो इनका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, रिजल्ट की बात करें, अगर अपने परिणाम की बात करें, तो जो सीड लॉट ए है, आप देख सकते हो सीड लॉट ए जो है वो मोर विगरस है, ज़्यादा ओजपूर्ण है देन सीड लॉट बी, बीज ढेर बी की तुलना में। तो बी का जर्मिनेशन इंडेक्स 16 है जो कि कम है, ए का जर्मिनेशन इंडेक्स 19 है जो कि ज़्यादा है, इसलिए जो बीज ढेर ए है या सीड लॉट ए है वो ज़्यादा विगरस है, ज़्यादा ओजपूर्ण है, किसकी तुलना में, बीज ढेर बी की तुलना में। उसके बाद फिर हम लोग बीज ओज सूचकांक या सीड विगर इंडेक्स निकालेंगे एक फॉर्मूला या सूत्र के उपयोग से। तो वो फॉर्मूला क्या है, SVI, SVI की फुल फॉर्म क्या है, सीड विगर इंडेक्स या बीज ओज सूचकांक इज इक्वल टू परसेंट जी का मतलब यहाँ पे है जर्मिनेशन परसेंटेज या परसेंट जर्मिनेशन, कितने प्रतिशत अंकुरण हुआ है, तो अंकुरण प्रतिशत हो जाएगा, मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे इसको एल से। एल का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज सीडलिंग लेंथ, मिलीमीटर के अंदर जो औसत अंकुर लंबाई है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हम लोग बीज ओज सूचकांक जो है वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीज ढेरों की या सीड लॉट्स की हम तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल या उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे 3 सीड लॉट्स दे रखे हैं ए, बी और सी। इनका जर्मिनेशन परसेंटेज या अंकुरण प्रतिशत दे रखा है 96, 95 और 94, और जो औसत अंकुर लंबाई है या एवरेज सीडलिंग लेंथ है मिलीमीटर के अंदर वो दे रखी है 85, 76 और 71। और SVI यानी सीड विगर इंडेक्स जो है इनका दे रखा है 8160 ए का, बी का है 7220 और सी का है 6674। तो इन तीनों का अगर हमने तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो सीड विगर इंडेक्स है वो किसका आ रहा है, सीड लॉट ए का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा हमारा, जो सीड लॉट ए है विच इज़ मोर विगरस, वो ज़्यादा ओजपूर्ण है, विगरस है देन सीड लॉट बी एंड सी, जो बीज ढेर बी और सी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट या परीक्षण है वो हम लोग करेंगे बीज स्वास्थ्य परीक्षण या सीड हेल्थ टेस्ट। तो बीज स्वास्थ्य या सीड हेल्थ क्या होता है, ये बीज ढेर की एक स्थिति है, सीड लॉट की एक पोजीशन है जो बीज की सतह पर, जो सीड की सरफेस के ऊपर बीज जनित रोग जनक की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाती है। जो सीड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं वो सीड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं या नहीं, या अनुपस्थित हैं या एब्सेंट हैं, इसको सीड हेल्थ या बीज स्वास्थ्य के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये जो परीक्षण है या टेस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, ये पता लगाना है कि जो दिया गया बीज ढेर है, हमें जो सीड लॉट दिया गया है वो बीज जनित रोग जनक से संक्रमित है अथवा नहीं, सीड बॉर्न पैथोजन से वो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड नहीं है। बस हमें सिर्फ यही पता लगाना होता है इस टेस्ट के अंदर। तो इस परीक्षण के लिए या इस टेस्ट के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी मेथड्स हैं इस टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेथड करने वाले हैं उसको ब्लॉटर विधि बोलते हैं। तो ब्लॉटर विधि का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ब्लॉटर विधि या ब्लॉटर मेथड है क्या, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है या सतही निर्जमीकरण करना है। तो इसके लिए बीजों को हम लोग क्या करते हैं, 0.001% मर्क्यूरिक क्लोराइड विलयन या फिर 10% क्लोरोक्स विलयन जो है इनमें डुबोकर रखते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है, इनका सतही निर्जमीकरण या सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इस बीकर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, इस बीकर में या तो आप ले लो 0.001% मर्क्यूरिक क्लोराइड सोल्यूशन या विलयन, और या फिर आप ले लो 10% क्लोरोक्स सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर इसके अंदर बीज या सीड्स को डाल देते हैं। तो 8 से 10 मिनट के लिए हम लोग इसको रखते हैं, जिससे इसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन या सतही निर्जमीकरण हो जाता है। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर या निर्जमित आसुत जल से इन बीजों को वॉश कर लिया जाता है या धो लिया जाता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, अब बीजों को एक पेट्री डिश में, ठीक है, नम ब्लॉटिंग पेपर की 3 परतों पर अंकुरित करवाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये एक पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश में हमने ब्लॉटिंग पेपर की 3 परतें जो हैं वो रखी हुई हैं, और इन परतों के ऊपर हम लोग 5 या 10 या 25 बीज जो हैं वो रख देते हैं। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर की यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। अब ब्लॉटिंग पेपर की 3 लेयर्स होने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि 3 परतें होने से बीजों को लंबे समय तक
नमी मिलती रहती है या लॉन्ग टाइम तक जो मॉइस्चर है वो इन ब्लॉटिंग पेपर की 3 लेयर्स में रहती है, जिससे सीड्स को ये मॉइस्चर जो है वो लॉन्ग टाइम तक मिलती रहती है। तो ये इसका बेनिफिट या फायदा होता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पेट्री डिश को इंक्यूबेटर में 7 दिन तक रखते हैं। ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर इस पेट्री डिश को हम लोग 7 डेज के लिए रखते हैं। तो ये मान लीजिए इंक्यूबेटर है, इस इंक्यूबेटर के अंदर इसको इंक्यूबेशन चैम्बर भी बोल देते हैं। तो उष्मायन करेंगे हम लोग, पेट्री डिश को हमने इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया है। अब इस इंक्यूबेटर के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हमें रखनी है। तो इसमें तापमान हमें रखना है 20 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और जो लाइट रखनी है वो हमें अल्टरनेटिवली 7 दिन के लिए देनी है एकांतरित रूप से। तो इसमें 12 घंटे प्रतिदिन हम लोग क्या करेंगे, यूवी लाइट देंगे, और 12 घंटे हम लोग डार्कनेस या हम कह सकते हैं कि अंधेरा जो है वो रखेंगे। तो इस प्रकार से जो लाइट है या प्रकाश है वो एकांतरित रूप से या अल्टरनेटिवली हम लोग 7 दिन के लिए देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 7 दिन के पश्चात या आफ्टर 7 डेज हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ बीज या सम सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। वह कुछ बीज ऐसे भी होते हैं या कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो अंकुरित नहीं हुए हैं या जर्मिनेट नहीं हुए हैं। अब जो अंकुरित बीज हैं या जर्मिनेट सीड्स हैं उनका प्रतिशत निकाल लेते हैं या उनका जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में हम लोग देखेंगे कि आफ्टर 7 डेज 7 दिन के पश्चात सम सीड्स जो हैं वो सीडलिंग्स में परिवर्तित हो गए, कुछ बीज जो हैं वो अंकुरित होकर अंकुरों में परिवर्तित हो गए, और कुछ सीड्स या सम सीड्स ऐसे हैं जो नॉन जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, मतलब जिनका अंकुरण या जर्मिनेशन नहीं होता है। तो इस टेबल के अंदर हम लोग वो डेटा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परसेंट जर्मिनेशन या प्रतिशत अंकुरण जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रतिशत प्री इमरजेंस डेथ, मतलब अंकुरित होने से पहले ही, या हम कह सकते हैं ऐसे बीज जिनका अंकुरण नहीं हुआ, तो प्री इमरजेंस डेथ या अंकुरित होने से पहले जो बीज हैं उनके अंदर जो भ्रूण है उनकी डेथ होगी कितने प्रतिशत बीजों की, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद परसेंट पोस्ट इमरजेंट डेथ, मतलब अंकुरित होने के बाद जो सीडलिंग है वो मुरझा गए, तो कितने प्रतिशत सीड्स के साथ ऐसा हुआ वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे या यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा इसमें आता है, एक फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे जिससे हमें स्वस्थ बीजों का जो प्रतिशत है या हेल्दी सीड्स का जो परसेंटेज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंट ऑफ हेल्दी सीड्स या जो स्वस्थ बीज है उनका प्रतिशत क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू परसेंट जी। परसेंट जी का मतलब यहाँ पे जर्मिनेशन परसेंटेज है या अंकुरण प्रतिशत है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम लोग इससे परसेंट पी आर से। यहाँ पे परसेंट पी आर का मतलब क्या है, परसेंट प्री इमरजेंस डेथ या अंकुरित होने से पहले या निकलने से पहले जिनकी डेथ हो गई या मृत हो गई, जो प्लस परसेंट पीओ। अब परसेंट पीओ का मतलब क्या है, परसेंट पोस्ट इमरजेंस डेथ, मतलब इमरजेंस निकलने के बाद, अंकुरित होने के बाद कितने प्रतिशत अंकुर जो है थे वो डेड हो गए या मृत हो गए। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हम लोग जो हेल्दी सीड्स हैं उनका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे ग्रो आउट परीक्षण या ग्रो आउट टेस्ट इसको बोलते हैं। तो बीज उत्पादन या सीड प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे या जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर या टाइम टू टाइम जीओटी करते हैं, यानी कि ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। तो समय समय पर जीओटी के द्वारा, ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा आनुवंशिक शुद्धता परीक्षण या जेनेटिक प्योरिटी का जो टेस्ट है वो करना अनिवार्य होता है या एसेंशियल होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके, ये इंश्योर किया जा सके कि जो किस्म है या वैरायटी है वो ट्रू फॉर्म के अंदर मेंटेन्ड है या नहीं, सत्य रूप में वो अनुरक्षित है या नहीं है। तो इसलिए हम लोग जीओटी या ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। तो ग्रो आउट परीक्षण अनिवार्य होता है, या हम कह सकते हैं ग्रो आउट टेस्ट जो है वो कंपलसरी होता है। किसके लिए, उन संकरों के लिए या उन हाइब्रिड्स के लिए जिन्हें हस्त विपुंसन यानी हैंड इमेस्कुलेशन व हस्त परागन यानी हैंड पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है या उत्पन्न किया गया है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, जो ग्रो आउट टेस्ट है उनके लिए अनिवार्य होता है या उन जनक वंशक्रमों की शुद्धता के परीक्षण के लिए अनिवार्य होता है, उन पेरेंट लाइंस की प्योरिटी के टेस्टिंग के लिए एसेंशियल होता है, जिन्हें संकर बीज उत्पादन में उपयोग किया जाना है, या हम कह सकते हैं कि जिन्हें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जिनका यूज किया जाना है। ठीक है, तो उनके लिए जो ग्रो आउट टेस्ट है वो एसेंशियल या कंपलसरी होता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।